सो इन द होल लाइफ साइकिल जब हम लोग अपने हमारी पहला प्रॉब्लम जो होता है डेटा साइंस के अंदर वही होता है कि हम लोगों ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट माय प्रॉब्लम इज एंड व्हाट आर द मैट्रिक्स इन क्वेश्चन। ये वाली बात हम लोग पहली क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा था, प्रोडक्ट सेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिजनेस सेंस के बारे में तो हम लोगों ने ये चीज़ कवर कर ली थी। सेकेंड स्टेप इज टू एक्चुअली have some intuition about the data and look at the data and extract that data. Like when we extract that data, we used SQL in our SQL sessions to actually extract those data, and then store. Also learned how they are stored in different data warehouses. Okay, so the next part is gonna be able to process the data, pre-process it in a way such that it is able to be ready for analytics. What I mean by that is that data can have missing values. Like there can be rows and columns in the data that have no values, right? They can be left blank. They can be so if they are left blank and if there's no data there, how will you go about handling that missing data? There can be data that have different formats. So I taught you about data types in the last class, where we have integers, floats, and strings. So particularly any numeric column like age or salary would either be an integer or a floating point, right? But sometimes what happens is that due to some typing error, the whole data type of of that particular column changes into a text column or a string column, and since it becomes a string, we cannot perform arithmetic operations on it. So we have to identify such anomalies and then treat them. Sometimes the data is not standardized. What I mean by that is that you can have in a single column scores of in percentages and in grades as well. So एक बच्चे का O level उसने किया हुआ है, उसका A grade आया है, और एक बच्चे ने इंटर बोर्ड किया हुआ है, उसके 90% आया है। तो आपको इसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बनाना होगा सो दैट यू नो कि विच स्टूडेंट हैज़ परफॉर्म बेटर देन द अदर स्टूडेंट। डेटा के ग्रुप्स किस तरीके से बनाते हैं, बिनिंग किस तरीके से करते हैं, डेटा को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं। आपके पास मल्टीपल करेंसीज के अंदर डेटा होता है, लाइक PKR, EUR और USD। तो यू नीड टू स्केल इट टू वन पर्टिकुलर लेवल सो दैट द कंप्यूटर नोज कि भाई विच नंबर हैज़ मोर वेटेज। 1000 USD इज मोर देन 300,000 PKR। हाउएवर अगर मैं कंप्यूटर के अंदर 300,000 लिखूंगा और एक जगह मैं 1000 लिखूंगा तो वो 300,000 को ज़्यादा वेटेज देगा। तो हमें उस करेंसी को जो है कन्वर्ट करके नॉर्मलाइज करना होगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी गोना बी स्टडीइंग टुडे इन पाइथन, हाउ टू डू देम एंड व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू डू देम। सही, ये अगर आप लोग फॉलो अलाउंग करेंगे तो इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा कवर, एंड लाइक यू विल बी एबल टू डू इट विद मी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेटा सेट पे मैं URL जो है मैंने लोड किया, तो आई विल लोड द डेटा सेट हियर, एंड देन इन द सेकंड लाइन मैंने एक एरे बनाई है, और इस एरे के अंदर मैं जितने भी मेरे डेटा सेट के अंदर कॉलम्स थे उन कॉलम्स का मैं नाम लगा रहा हूँ। तो पहले कॉलम का नाम सिंबल है, दूसरे का नाम नॉर्मलाइज लॉसेस है, तीसरे का नाम मेक है, चौथे का नाम फ्यूल टाइप है, पांचवे का नाम एस्पिरेशन है, छठे का नाम नंबर ऑफ डोर्स है, सातवें का बॉडी स्टाइल है, ड्राइव व्यूज है। तो एक बात बताए, इसको देख के आपको अंदाजा हो रहा है कि ये किस चीज़ का डेटा है? कॉलम के नाम। Yes, this is about cars, and the whole point of this exercise is to have data so that we can predict the final column price of that car. But before we go to prediction or any analytics, we need to process the data so that we know that the data is ready to be analyzed. So यहाँ पे हमारे पास जो सबसे ऊपर लाइन थी यहाँ पे ये वाली, import pandas as PD and import matplotlib as PLT, ये लाइंस क्या करती हैं? So these two lines are responsible for importing the libraries. Libraries are like predefined codes. So pandas particularly helps you do whatever you were doing in SQL and Excel in Python. तो pandas के थ्रू आप वो कर सकते हैं। अगर आपको कोई चार्ट बनाने, विजुअलाइजेशंस बनानी है, तो आप मैटप्लॉटलिब यूज़ करते हैं। जी तुबा बोलें, क्या बोल रही हैं? कुछ कह रही हैं? ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने डेटा फ्रेम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हम लोगों ने पांडास रीड अंडरस्कोर CSV कमांड फंक्शन कॉल किया। उस फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स के अंदर हमने बोल दिया फाइल नेम को लोड कर दो। फाइल नेम के अंदर क्या सेव हुआ बता? URL डेटा सेट का। इस डेटा सेट के अंदर जो भी वैल्यू थी वो फाइल नेम के वेरिएबल के अंदर सेव हुई थी। यहाँ पे फाइल नेम आ गया, और जो टॉप पे जो मैंने कॉलम्स के नेम्स थे वो मैंने हेडर्स के एरे से दे दिए।
वो अकॉर्डिंगली जो जो पहला आएगा उसको पहली वैल्यू दे देगा, दूसरे को दूसरी वैल्यू दे देगा, तीसरे को तीसरी वैल्यू दे देगा। जब मैंने इसको यहाँ पे df.head का कमांड इस्तेमाल किया तो ये हेड का कमांड जो होता है वो हमें शुरू की कुछ रोज देखने की जो है वो सलाहियत देता है। If I run this cell and then run this cell, so what will happen is that I can see this data. जी अब्दुल राफे पूछिए क्या पूछ रहे हैं। Okay. एक second. This particular line. So Ariba, what is happening here is that we are uh, naming each column in the data set. So we are assigning an array from here to here, and we're saying कि जितने भी columns थे उन columns के हमने एक नाम दे दिए। तो जब मैं इसको यहाँ पे इस function के अंदर यहाँ पे वो name is equals to headers लिख रहा हूँ, तो मेरे पास जो final डेटा सेट बन के आ रहा है तो उस पर यहाँ पे columns के नाम भी लिखे हुए आ रहे हैं इस तरीके से। This is what it's doing. Okay. Were you present in the last class, Ariba? This is going to be particularly hard for you. Okay, as we can see, several questions marks appeared in the data frame. Those are missing values which may hinder our further analysis. देखिए यहाँ पे normalized losses के column को देखें तो यहाँ पे data के अंदर question mark बना हुआ आ रहा है. So this was like empty data, right? But usually यहाँ पे जो कंपनी थी या जिसने भी डेटा स्टोर किया था उसकी कंपनी के अंदर प्रैक्टिस होगी कि भाई अगर आपको डेटा का सेल एम्प्टी मिल रहा है तो उसको आप क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस करते हैं. But what this will do is that normalized losses is basically a column that is storing values in numbers. This should be either an integer or a float, but what will happen here is that this will change that data type, change the format to a string. हम इसके ऊपर फिर कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे. तो हाउ टू वर्क विद मिसिंग डेटा, सबसे पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसको डील किस तरीके से करते हैं और फिर उसके फॉर्मेट को कैसे चेंज करते हैं. तो पाइथन के अंदर जब हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं तो पाइथन उसको ऑटोमेटिकली NaN कर देता है या नॉट अ नंबर कर देता है उस कॉलम को. तो दैट मीन्स दैट दिस इज एन एम्प्टी सेल एंड दिस इज नॉट अ नंबर. तो हम यूजुअली ये करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी डेटा के अंदर सिंबल बने हुए हों तो उन सिम्बल्स को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं NaN से, और फिर उस NaN के ऊपर हम लोग जो NaN नॉट अ नंबर की जो एम्प्टी सेल्स होते हैं उनको फिर हम जो है उनके ऊपर ऑपरेट करते हैं ताकि हमारे पास जो है एम्बिग्विटी ना हो. क्योंकि लेट्स से यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स थे बट कहीं पे किसी ने फुल स्टॉप डाला हुआ हो, कुछ भी डाला हुआ हो, तो वी वुड रादर प्रेफर इट बेस्ट प्रैक्टिस टू हैव दैट कॉलम ब्लैंक. एंड अगर ब्लैंक कॉलम पाइथन के अंदर होगा तो वो NaN कहलाता है. तो सबसे पहले हम लोग डॉट रिप्लेस का फंक्शन यूज़ करेंगे. डॉट रिप्लेस के अंदर A की वैल्यू को हम B से रिप्लेस कर देते हैं और ये इन प्लेस ट्रू क्या करता है कि ये हर सेल लेवल पे जाके जहाँ जहाँ पे वो एम्प्टी सेल को ढूंढता है या जिस वैल्यू उस वैल्यू को ढूंढता है जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं उसको जाके B की वैल्यू से रिप्लेस कर देता है. तो हम लोगों ने यहाँ पे df.d टाइप जब लिखा तो df.d टाइप से मेरे पास सारे कॉलम्स के डेटा टाइप आ गए. तो सिम्बलिंग पहला है उसका इंटीजर लिखा हुआ है, इंटीजर 64, और फिर नॉर्मलाइज लॉसेस का लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के डेटा होते हैं. एक डेटा हमारे पास होता है कंटिन्यूअस डेटा and that particular data is numeric in nature and can have infinite number of values between two values. So like मैं कह रहा हूँ कि एज एक कॉलम है, आपकी एज और मेरी एज के अंदर इन्फिनिट कोई वैल्यूज लाई कर सकती हैं, राइट? या लेट्स से सैलरी, तो आई डोंट नो कि आपकी और मेरी सैलरी के अंदर डिफरेंस क्या है. इट कैन बी एनी नंबर ऑफ पॉसिबल इन्फिनिट वैल्यूज बिटवीन योर सैलरी एंड माई सैलरी. सो ऐसा कोई वैल्यू, ऐसा कोई नंबर जो हो जो कि फ्लोट टाइप में हो या इंटीजर टाइप में हो तो वो कंटिन्यूअस डेटा होता है. उसके ऊपर हम लोग एग्रीगेशंस कर सकते हैं, उसको प्लस माइनस कर सकते हैं. बट
अगर स्ट्रिंग डेटा होता है या क्वालिटेटिव डेटा होता है हमारे पास, लेबल्स का डेटा होता है, जैसे 2 डोर 4 डोर के अंदर 2 और 4 लिखा हुआ हो टेक्स्ट के अंदर, तो उसका जो डेटा होता है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली स्ट्रिंग होती है, मगर पूरा जब कॉलम स्ट्रिंग होता है तो फिर उसको वो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा होता है। यहाँ तक समझ में आया? कोई सवाल है? बेसिकली इफ अ डेटा इज टेक्सचुअल तो इट विल बी एन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। सही है। वैसे स्ट्रिंग, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है कैटेगोरिकल डेटा। जैसे हमारे पास दो तरीके का डेटा होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव को हम कंटिन्यूस कहते हैं और क्वालिटेटिव को हम कैटेगोरिकल कहते हैं, मतलब वो कैटेगरीज के अंदर ब्रेक हो सकता है। तो पाइथन उसको जो है कैटेगोरिकल डेटा को ऑब्जेक्ट से डिटेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट बोलता है उसको। और अगर no, it's a label, right? So it can be either 2 or 4. There are only two discrete values, right? So it is taken as qualitative. You can't actually uh, take an average of this number, can you? I hope you're getting my point, Ariba. डेटा फ्रेम, जो मेरा डेटा सेट जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो डीएफ कहलाता है। अरीबा, आपका सवाल समझ में आया? आपको मेरा जवाब समझ में आया? ठीक है। तुबा, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, मैं 4 दफ़ा बोल चुका हूँ। ओके, अब जो है हमारा पहला टास्क ये है कि हमें क्वेश्चन मार्क्स को हटाना है। क्वेश्चन मार्क्स को हटाने के लिए हम लोग रिप्लेस का फंक्शन यूज़ करेंगे। सही है। और एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है numpy। सही है। और उसका हम लोग एक एलियस रख देंगे np। numpy इंपोर्ट करने की वजह क्या है? ये जो nan की रिप्लेसमेंट फंक्शन होता है या nan की वैल्यूज रिप्लेसमेंट होती है वो numpy के थ्रू होती है। numpy is a library that allows you to do mathematical and linear algebra operations within Python. So we will import numpy and use the np.nan method to replace question mark wherever it finds it on a cell level. Understand? समझ में आई बात? सही है। तो जब मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे और फिर मैं डेटा फ्रेम को देखूंगा, मैं शुरू की a library does not have data. Library has functions that you know and pieces of code that perform some action. You don't, so that you don't have to write it yourself. Okay. So this np.nan function is coming from this numpy library. So what I'm doing is I'm replacing every question mark in by nan. जी अली बोले। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू ना करने का जो है ना, ये आप देख लीजिएगा। जो हो रहा है मैं बता देता हूँ। इन प्लेस ट्रू लिखा हुआ क्यों है? ताकि हम लोग हर सेल लेवल पे जाके इसको रिप्लेस करें। सही है। अभी क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑन टाइम एंड आई हैव टू कवर 2 लेसन्स, तो मैं इसके जो लेसन से हट के सवाल है मैं उनके जवाबों को थोड़ा अवॉइड करूँगा। You can always ask ChatGPT that what will happen if I put in place is equals to false. But just understand what it's trying to do right now. Evaluating for missing data. The missing values are converted to Python's default. Now अब आप देखें क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भी था पूरे डेटा सेट के अंदर वो NaN से रिप्लेस हो गया। तो जहाँ पे भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बने हुए आ रहे थे, यहाँ पे NaN लिखा हुआ आ रहा है। अब NaN है तो इसको हम लोग इसके ऊपर हम लोग कुछ फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं। The missing values are converted into Python's default. We use Python's built-in functions to identify these missing values. There are two methods: is null, not null. So is null क्या करता है कि जितनी भी मेरे पास कॉलम्स के अंदर जो नल वैल्यूज होती हैं उनको काउंट कर लेता है। सही है। तो हम लोगों ने एक नया डेटा फ्रेम बनाया और उसके अंदर बोल दिया कि जितनी भी इस नल की वैल्यूज हैं उनको सेव कर दो और फिर रिटर्न करो। तो जहाँ जहाँ पे ट्रू था, जहाँ जहाँ पे नल वैल्यूज थी वहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आ गया और जहाँ जहाँ पे फॉल्स थी वहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आ गया। ओके, सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू डू। और अगर मैं इस नल के साथ मैं सम लगा दूंगा तो ये देखें, ये हर कॉलम की मुझे बता रहा है कि इसके अंदर कितने मिसिंग वैल्यूज हैं। तो अगर आप सिंबल को देखें तो सिंबल के अंदर जीरो जो है वो मिसिंग वैल्यूज हैं। नॉर्मलाइज के अंदर 41 नैन्स हैं। उसके बाद फिर नंबर ऑफ डोर्स के अंदर 2 मिसिंग वैल्यूज हैं। स्ट्रोक के अंदर 4 मिसिंग वैल्यूज हैं। बोर के अंदर 4 मिसिंग वैल्यूज हैं।
हॉर्स पावर के अंदर 2 मिसिंग वैल्यूज़ हैं, और आरपीएम के अंदर 2 मिसिंग वैल्यूज़ हैं, और प्राइस के अंदर 4 मिसिंग वैल्यूज़ हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई सबको? यस। अच्छा, ये तो मैंने जो है ये डायरेक्ट डॉट सम लगा के कर दिया। एक और मैनुअल मेथड है फॉर लूप से भी, जिसके अंदर आप हर जो है वो कॉलम के अंदर देख सकते हैं कि कितनी नॉन मिसिंग वैल्यूज और कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। सो आई एम नॉट गोना गो इनटू दिस, आप डायरेक्ट ये वाला कोड यूज़ कर लें तो इट विल गिव यू द सेम आंसर। सारे कॉलम्स बता रहे हैं कि इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज कितनी और नॉन मिसिंग वैल्यूज कितनी हैं, तो हमने ऊपर करके देख लिया। एंड दिस इज द समरी वी हैव, राइट? सो नाउ दैट वी नो कि हमारे पास मिसिंग डेटा कौन कौन से कॉलम्स के अंदर है, तो हाउ डू वी डील विद इट? So there are two to three ways to go about it. Number one, uh, drop those per, drop that particular row जहाँ पे वो डेटा मिसिंग है, लाइक उसको डिलीट कर दें। या दूसरा तरीका यह है कि पूरे पूरे कॉलम्स को हम डिलीट कर दें। सही है, ये थोड़े एक्सट्रीम मेजर्स हैं। तो हम लोग रोज और कॉलम्स को डिलीट कब करते हैं, ये गौर से सुनिएगा, बिकॉज दिस मे बी आफ्टर द पेपर, राइट? When 70% of the data in a particular column is absent, तो ये रूल ऑफ थंब होता है कि फिर हम उस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो भाई जब 70% रिप्रेजेंटेशन ही इसके अंदर नल है, तो इसको फिर हम लोग इम्प्यूट नहीं करेंगे मिसिंग डेटा को, हम इसको बस डिलीट कर देंगे। रो लेवल पे हम कब डिलीट करते हैं? अगर हम किसी कॉलम को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे 4 ऐसी रोज हैं जहाँ पे प्राइस मिसिंग है, तो फिर मुझे बाकी डेटा की जरूरत ही नहीं, बिकॉज जिस चीज़ को मैं प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ जब वही मौजूद नहीं है, सही है, उसकी वैल्यू ही मौजूद नहीं है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एक्चुअली लाइक यूजिंग दोज 4 रोज? तो डेटा की और बिजनेस प्रॉब्लम को समझ के मैं रोज को भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये दो मेरे पास सिनेरियोज है जहाँ पे मैं रोज या कॉलम्स को ड्रॉप कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन होता है मैं डेटा को रिप्लेस कर सकता हूँ। रिप्लेस करने के 3 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए हुए तरीके हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, बट 3 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए हुए तरीके होते हैं। नंबर 1, रिप्लेस द मिसिंग वैल्यूज बाय द मीन ऑफ दैट कॉलम। ओके, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे बोर जो है उसके अंदर 4 मिसिंग वैल्यूज हैं आउट ऑफ 205, टोटल 205 वैल्यू रोज हैं, तो उनमें से 4 रोज मिसिंग है, 201 वैल्यू 201 रोज भरी हुई है। मैं उन 201 रोज का एवरेज ले लूँ और उस एवरेज से मैं जो है वो जहाँ जहाँ पे वो 4 मिसिंग वैल्यू थी उसको उस एवरेज से फिल कर दूँ। दूसरा तरीका होता है कि मैं मीडियन ले लूँ, सही है। तीसरा तरीका होता है कि मैं अगर क्वालिटेटिव डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा है, तो फिर मैं उसका मोड ले लूँ और उसके मोड से फिर मैं उसको रिप्लेस कर दूँ। लेट्स से मेरे पास 2 डोर और 4 डोर का कॉलम है, मेरे पास सबसे ज़्यादा रिकरिंग वैल्यू थी वो 4 डोर थी, तो जो 4 मिसिंग वैल्यूज़ हैं या 2 मिसिंग वैल्यूज़ हैं नंबर ऑफ डोर्स के अंदर, मैं उनको 2 से रिप्लेस कर दूँगा। तो होगा क्या कि स्टेटिस्टिकली मेरे डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आएगा और मेरा डेटा फिल हो जाएगा। एनी क्वेश्चंस? यस, एनी मोर क्वेश्चंस? कॉलम में कैसे मिसिंग है? खुद ही तुमने अपनी बात पूरी कर दी है, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, बट अभी दोबारा ये लेसन कोड के साथ आएगा डाउन द लाइन, तो मैं इस बात को खुद ही तुम्हें समझ में आ जाएगी। चलें, डी एफ डॉट शेप का कमांड हमें बताता है कि हमारे डेटा में कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो हमारे पास 205 रोज हैं इन टोटल एंड 26 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मलाइज लॉस का मीन लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा भाई मेरे डेटा सेट के अंदर जाओ और कौन सा कॉलम सेलेक्ट करो, नॉर्मलाइज लॉसेस। उसको सबसे पहले जो है वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दो। वाई? बिकॉज इट वॉज एन ऑब्जेक्ट टाइप। मैं जब तक वो ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर है मैं उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल फंक्शन नहीं कर सकता, तो मैंने उसको टाइप कास्ट किया फ्लोट। ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। और फिर जब वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया तो उसका मीन कैलकुलेट कर लो। एक्सेस इज इक्वल टू 0, मतलब उसकी रोज जितनी भी रोज है उनका मीन कैलकुलेट कर लो। सही है, एक्सेस 0 और एक्सेस 1 भी हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर 2D एरे के अंदर पढ़ा था।
कि जो पहला इंडेक्स होता है वो रो का होता है और दूसरा इंडेक्स कॉलम का होता है। तो एक्सेस जीरो का मतलब क्या है कि ये जितनी रोज हैं उनको कैलकुलेट कर लो। अंडरस्टैंड? सिर्फ अरीबा को ही समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? अभी हरीम समझ में आ रहा है क्लास के अंदर? हरीम है क्लास में? तो बोल क्यों नहीं रही है? No, just tell me where you are stuck. Okay, tell me where you are stuck and I will bring you back to the topic. मैंने बोला है ना कि सवाल हैंड रेस कर लो या मुझे वहां पे रोक दो ताकि एटलीस्ट मैं बताऊं तो। जब मैं बार बार हर जगह पे रोक के पूछ रहा हूँ कि लेट मी टेल अंडरस्टैंड, तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना। तो बताएं मुझे कहाँ पे फंसे हैं। कहाँ से शुरू से समझ में नहीं आया मुझे। ये समझ में आया जो मैंने ये किया? किसका एवरेज निकाल लो? नॉर्मलाइज लॉसेस के कॉलम का, सही है। दिस पर्टिकुलरली इज व्हाट दिस लाइन, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये क्या कर रहा है बताओ मुझे। ये डेटा फ्रेम के अंदर जा रहा है। ये आपका जो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम के अंदर क्या वैल्यू है? डीएफ को अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? जो मेरा पूरा डेटा सेट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डीएफ लिखा तो मेरे पास ये सारा डेटा आ गया। ओके, इस डेटा के अंदर ये वाले कॉलम को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ भाई डीएफ के अंदर जाओ और इसके नॉर्मलाइज लॉसेस को कॉल कर लो। आई समझ में? ठीक है। और उसके बाद फिर ये वाली लाइन क्या कर रही है? क्या कर रही है? फ्लोट में इस कॉलम को, इस पूरे कॉलम को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है। फिर ये वाली लाइन क्या कर रही है? जी अरीबा बोले, क्या बोल रही है? या सो यू वर इन द लास्ट क्लास में, थोड़ा सा उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हर कॉलम का एक डेटा टाइप होता है, सही है। तो न्यूमेरिक कॉलम्स जो हमारे पास होते हैं वो आइदर इंटीजर होते हैं या फ्लोट होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास टेक्सचुअल कॉलम होते हैं वो या तो ऑब्जेक्ट होंगे या स्ट्रिंग होंगे। तो जब हम लोगों ने ऊपर इसको डी टाइप से कॉल किया था तो उसका डेटा टाइप हमने देखा था कि एन ए एन की वजह से ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप आ रहा था। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का मतलब ये टेक्स्ट डेटा है। टेक्स्ट डेटा को क्या आप प्लस माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ज़रूरी था कि हमें इसको न्यूमेरिक डेटा टाइप में कन्वर्ट करना था। तो उसका डेटा टाइप हम लोगों ने फिर फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट किया। तो फिर ये एक डेसिमल नंबर का ये डेसिमल नंबर बन गया। ओके, ये पूरा जो कॉलम था इसके जो टाइप था वो फिर वो नंबर बन गया। क्योंकि जब वो नंबर बन गया तो फिर मैं उसका एवरेज कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर वो टेक्स्ट होता तो फिर मैं टेक्स्ट के ऊपर एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकता था। भाई समझ में बात? सही है। तो एस टाइप क्या कर रहा है? फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है उसको और फिर मीन कैलकुलेट कर रहा है। एंड देन व्हाट इज हैपनिंग हियर? कौन बताएगा मुझे? एक्सेस जीरो क्या होता है? जीरो एक्सेस पे क्या होता है मेरे पास? रोज होती है, कॉलम्स होता है। तो ये 205 रोज पे जा रहा है और उन सब पे उस लेवल के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है। तो ये 205 एक्सेस जीरो का मतलब है कि रो लेवल पे कैलकुलेट करो। तो ये 205 वैल्यू उसका मीन ले लेगा। आई समझ? कॉलम है ना, तो कॉलम अगर मैं एक्सेस वन करूंगा तो वो इस तरीके से इसको देखेगा। मुझे कंप्यूटर को हर चीज़ बतानी पड़ती है। अगर मैं एक्सेस जीरो करूंगा तो फिर वो सिर्फ इस कॉलम के अंदर आके इसकी सारी रोज को कैलकुलेट करेगा। तो ये उसके बाद फिर ये क्या हो रहा है यहाँ पे लेफ्ट, मैंने क्या बताया था कि इज इक्वल टू क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जो भी राइट हैंड साइड पे वैल्यू मेरे पास बन के आई है वो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टोर हो गई। और फिर मैंने प्रिंट का कमांड यूज़ किया और मैंने लिखा एवरेज नॉर्मलाइज लॉसेस इक्वल टू एवरेज नॉर्म लॉस। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई आ गई। और जो यहाँ पे डेटा मेरे पास, यहाँ पे जो वैल्यू आई थी और इस लेफ्ट हैंड साइड पे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई थी वो मैंने यहाँ पे आउटपुट कर दी। तो क्या आ रहा है इसका टोटल मीन? 122। क्लियर?
अबे भाई एक्सेस जीरो का मतलब है रो लेवल पे कैलकुलेट कर रहा है। एक्सेस जीरो का मतलब रोज, वन का मतलब कॉलम। हाँ तो कॉलम लेवल पे कैलकुलेट करेगा ना वन। वन वन पे तो सिर्फ इसके पास हेडर्स हैं, ये देखो, ये वन है। और रो लेवल पे ये इस तरीके से उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जाके उसकी सारी रोज को काउंट कर रहा है। ये डेटा फ्रेम के अंदर गया, और एक्सेस जीरो का मतलब है कि इसकी सारी रोज को कैलकुलेट कर रहा है। अगर मैं एक्सेस वन लिखूंगा तो वो एरर थ्रो कर देगा। वाई? बिकॉज वहाँ पे जो है वो सिर्फ एक टैग होगा नॉर्मलाइज लॉसेस का, उसको तुम कैलकुलेट थोड़ी कर सकते। जब तुमने जीरो लिखा तो वो फिर उसके रोज के अंदर गया। ठीक है, चले। अच्छा, आप लोगों ने जो अपने पास फाइल खोली होगी, उसके अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू वगैरह एम्प्टी आ रहे होंगे। आ रहे हैं आप लोगों के पास, या आप लोगों के पास फिल आ रहे हैं? एम्प्टी है ना? अब जो सवाल है उनको मैंने कोड आप लोगों को करके दिखा दिया। अच्छा, अभी आप लोगों ने ना यहाँ तक कैलकुलेट किया है रिप्लेस करके। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जहाँ जहाँ पे उस कॉलम के अंदर नैन वैल्यूज थी, उनको रिप्लेस के फंक्शन से, जो आपके पास वैल्यू आई एवरेज नॉर्म लॉस की, उससे आपने उसको रिप्लेस कर दिया। तो अब जहाँ जहाँ पे एनपी नैन था वहाँ पे 122 लिखा हुआ आ जाएगा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करके। ठीक है, तो अब आपका ये डेटा फ्रेम जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको सेव कर दिया। अब आप लोगों का काम है क्वेश्चन नंबर वन और यहाँ पे जो बाकी सवाल लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल above, रिप्लेस नैन एंड स्ट्रोक कॉलम और कैलकुलेट द मीन फॉर द हॉर्स पावर कॉलम, और फिर उसको रिप्लेस करें। चलें, इसको पहले मीन कैलकुलेट करें उसका, और फिर उसको रिप्लेस करें, और फिर हॉर्स पावर के साथ भी ऐसे ही करना है। मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ। कोड देखें, ऊपर ही लिखा हुआ है, उसको बस कॉलम का नाम चेंज करना है और फिर उसको रिप्लेस करना है। जो जो कर ले वो कमेंट के अंदर या मैसेज के अंदर डन लिखते हैं। What is the most expensive thing you have? An iPhone 15 Pro Max. मेरी कार। What is the most expensive thing? अभी तक आप लोगों ने मीन से रिप्लेस किया। एक और तरीका होता है रिप्लेस करने का, मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट्स से कि मैंने बोर को लिया और यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया मीडियन बोर, और फिर मैंने मीन की जगह उसको मीडियन ले लिया। तो मीडियन क्या करता है, मीडियन जो है वो आउटलायर्स से थोड़ा मोर रोबस्ट होता है। आउटलायर्स क्या होता है कि डेटा के अंदर लेट्स से कि हमारे पास 205 वैल्यूज़ के अंदर से जो है कुछ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी, तो उनकी वजह से जब एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे, एवरेज हमारा जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से
क्योंकि वो सम लेके सबसे डिवाइड करवाता है, तो फिर आप एवरेज वैल्यू थोड़ी सी हमारी इन्फ्लुएंस हो सकती है। मगर मीन जो होता है, मीन इज नॉट अ कैलकुलेशन, रादर इट इज़ अ पोजिशन, कि 50th% डेटा को अगर हम लोग जो है असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं और 50th% पे लाएं, तो जो डेटा होता है वो जो जो डेटा पॉइंट होता है वो मीडियन कहलाता है। ठीक है, तो मीडियन को भी हम यूज़ कर सकते हैं रिप्लेस करने के लिए डेटा को। बट व्हेन विल वी यूज़ मीडियन? व्हेन वी नो कि भाई डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे डेटा एनालिसिस के अंदर। वो एनालिसिस जो है वो स्क्यूड है, अगर स्क्यूड डेटा है तो फिर हम लोग मीडियन को इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं मीडियन कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ज़रा देखते हैं बोर के मीडियन और मीन में कोई फ़र्क था? कोई फ़र्क नहीं था। 3.31 मीडियन है और एवरेज जो था वो 3.32 था। तो इसका मतलब है कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट स्क्यूड, इट इज़ नॉर्मल। तो अब यहाँ पे हमारी मर्जी है कि हम मीन को इस्तेमाल करें इम्प्यूटेशन के लिए या मीडियन को इस्तेमाल करें। ओके, कोई सवाल यहाँ तक? Can you repeat this? Was a little too fast. So Sorry. median, we use values to replace median. We use the replace by median method when we are sure that the distribution of the data is skewed. अगर skewed data है कॉलम के अंदर, तो वो जो है वहाँ पे हम फिर मीडियन से रिप्लेस कर देते हैं इंस्टेड ऑफ मीन। वाई? बिकॉज मीन जो होता है वो आउटलायर्स से इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। इट इज़ नॉट रोबस्ट टू आउटलायर्स, वेर एज मीडियन इज रोबस्ट टू आउटलायर्स। मीडियन जो है वो क्योंकि पोजिशन है, डेटा को सॉर्ट करके 50th% की पोजिशन है, तो मीडियन की वैल्यू जो है वो आउटलायर से इम्पैक्ट नहीं होती। अंडरस्टूड? Yes. चले, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ डोर्स की। सही, नंबर ऑफ डोर्स के अंदर हमारे पास देखें दो वैल्यूज़ हैं, 4 और 2। ये लेबल्स हैं, ये टेक्सचुअल डेटा है। और इसके अंदर 4 जो है वो 114 है और 2 कितना है 89। मतलब हमारे पास ज़्यादा वैल्यू किसकी है? 4 डोर गाड़ियों की है। तो ऑटोमेटिकली इस कॉलम का मोड क्या होगा? मोस्ट अकरिंग वैल्यू कौन सी होगी? 4 या 4. 4. 4 होगी। तो हम इस कॉलम के अंदर जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, दो मिसिंग वैल्यूज़, उसको हम 4 से रिप्लेस कर देंगे, 4 डोर से। तो इसको निकालने का तरीका कि डी एफ नंबर ऑफ डोर्स को हमने कॉल किया, वैल्यू डॉट काउंट्स लिखा। तो वैल्यू डॉट काउंट्स हमें यूनिक लेबल्स की काउंट बताता है कि कितने यूनिक लेबल्स है। तो 4 114 थी और वो 89 था। और उसकी आईडी मैक्स बता दो। तो ये रिटर्न आईडी मैक्स का रिटर्न करेगा कि उसके अंदर जो यूनिक वैल्यू जो सबसे ज़्यादा आई थी वो बताएगा, यानी मॉड दे आएगा। तो इसने 4 रिटर्न कर दिया और मैंने नैन को, इस कॉलम के नैन को मैंने 4 से रिप्लेस कर दिया। अंडरस्टूड? Yes. नाउ फाइनली लेट्स ड्रॉप ऑल रोज दैट डू नॉट हैव प्राइस डेटा। तो हम लोग क्योंकि प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहे हैं और प्राइस ही मौजूद नहीं है, तो फिर हम उसको ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हम गए ड्रॉप एन का कमांड हमने यूज़ किया और हमने बोला कि भाई कौन से कॉलम का, प्राइस का सबसेट प्राइस, और किस लेवल पे? रो लेवल पे, कॉलम लेवल पे, एक्सेस 0 रो लेवल पे। No. तो जहाँ जिन रोज पे प्राइस एम्प्टी है उन रोज को गिरा दो और फिर df डॉट रीसेट इंडेक्स। सो व्हाट इज दिस रीसेट इंडेक्स डूइंग? दिस रीसेट इंडेक्स इज पर्टिकुलरली टेलिंग यू कि भाई आपके पास डेटा की जो सीरियल थी, नंबर थी, कुछ डेटा डिलीट हो गया, तो अब सीरियल वो ख़राब हो गया, तब उस सीरियल को या इंडेक्स को रीसेट कर दो, तो वो रीसेट कर देगा रोज को। ओके, आई थिंक थोड़ी देर में आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी, तो मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज, अब हमारे डेटा के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। अब हम लोग डेटा के फॉर्मेट को देखेंगे। फॉर्मेट देखने का तरीका मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। डी टाइप से हम लोग डेटा टाइप चेक करते हैं और एस टाइप से हम लोग डेटा टाइप को चेंज करते हैं या उसको टाइप को कास्ट करते हैं। टाइप को कास्ट करने का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल डेटा टाइप के ऊपर आपने एक मास्क चढ़ा दिया दूसरे डेटा टाइप का टू गेट योर वर्क डन। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, आपने उसको अगर वो जो है वो लेबल्स जो है वो न्यूमेरिक है, आपने उनको उनके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप उसको एस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने देखा कि भाई, जी फैसल पूछिए। सर डेटा की जो टाइप है परमानेंटली वो हम चेंज कर सकते हैं या वो परमानेंटली हमेशा उसी फॉर्म में रहेगी कर जिसमें सकते एंटर हुआ हैं, था? कर सकते हैं। तो अगर आपने जो है वो मैं भी करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अच्छा जी, साकिब आप पूछो। सर नॉर्मली जो पाइथन में लास्ट टाइम हमने किया था उसमें
आपने स्ट्रिंग लगा दिया था उसके आगे या आपने फ्लोट लगा दिया तो वो टाइप हो गई थी डाटा। हाँ यहाँ पे डिफरेंट कमांड यूज करें, एस टाइप यूज करेंगे। यस डाटा डाटा सेट में जो बड़ा डाटा सेट है या डाटा यस 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 यस। जब हमने डी टाइप देखा तो हमने देखा कि भाई हमारे पास ये सारे हर सारे कॉलम्स के ये डेटा टाइप्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला कि यार बोर और स्ट्रोक, बोर किधर है, यहाँ पे स्ट्रोक ये रहा, बोर ये रहा, ये दोनों ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहे हैं, सही है। तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहे हैं, मुझे इनको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो मैं इनको परमानेंटली कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं इन दोनों कॉलम्स को कॉल करूंगा इज इक्वल टू, और फिर मैं यहाँ पे एस टाइप फ्लोट कर दूंगा और फिर सेव कर दूंगा। तो ये इज इक्वल टू करके जब मैं यहाँ पे इन दोनों कॉलम्स के अंदर सेव करूंगा तो जो प्रीवियस वैल्यू थी ना फैसल, वो ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इज इक्वल टू वाली चीज़ हटा दूंगा तो ये सिर्फ टेम्पररली चेंज करेगा मगर सेव नहीं करेगा। मगर अगर मैं ऐसे करूंगा तो फिर ये बोर और स्ट्रोक की पुरानी वैल्यूज को नई वैल्यूज से रिप्लेस कर देगा इस तरीके से, असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करके। क्लियर है? जी सर। इसी तरीके से नॉर्मलाइज लॉसेस को मैंने बोला कि ये इंटीजर है। अच्छा अरीबा आप समझ लें फ्लोट और इंटीजर का फर्क। फ्लोट जो होता है वो डेसिमल प्लेसेस होता है और इंटीजर होल नंबर होता है। सो नेगेटिव -10 एंड +10 as long as it doesn't have any decimal numbers is an integer, but 3.42 या 3.14 is a floating point number. Understood? प्राइस को हमने फ्लोट पे कन्वर्ट किया और पीक आरपीएम को भी हमने फ्लोट पे कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से, सही है। इसको रन करते हैं, मुझे सारे रन ऑल करने पड़ेंगे पहले। चले ये रन हो गया मेरे पास। अब देखिए मेरे पास नॉर्मलाइज लॉसेस का डेटा टाइप ठीक आ रहा है, प्राइस का फ्लोट आ रहा है, बोर और स्ट्रोक का भी फ्लोट आ रहा है, सही है। सो माय डेटा टाइप्स have cleaned with no missing values and proper format. Now let's talk about data standardization. सही है, getting the data in the format or in the units that we require. So let's say आपके पास इस डेटा सेट के अंदर जो यूएस की कार्स का डेटा है तो उनके अंदर जो एवरेज कैलकुलेट होता है वो माइल्स पर गैलन होता है, ठीक है। मगर पाकिस्तान में हम लोग कैसे देखते हैं, लीटर बाय किलोमीटर देखते हैं, राइट। कितने कितने किलोमीटर चली हुई है और कितने एवरेज ये लीटर में कितना दे रही है। तो हमें अगर उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो अजान हो जाए ज़रा, दो मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। में ही कन्वर्ट क्यों किया, इंटीजर में क्यों नहीं किया? अच्छा इंटीजर में यूजुअली हम अगर डेटा को देखते हैं ना कि डिस्क्रीट डेटा है, राइट, लाइक तो हम उसको फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। बट लेट्स से बोर एंड स्ट्रोक कैन हैव a lot of different values, just like length or breadth or weight or height. So it is like a continuous value. So it is better to convert continuous values into decimal numbers to get better precision, right? Because you don't know exactly if it is 3 or 4, it can be 3.3, 3.2. So गाड़ियों की ट्रांसमिशन जो होती है वो डेसिमल के अंदर ही होती है। तो ये जो चीज़ होती है ना कि आपने इसको डिस्क्रीट करना है या इसको कंटिन्यूस रखना है कन्वर्ट करते हुए, तो ये आपको जो है आपके बिजनेस स्टेक होल्डर से पता चलेगा यूजुअली, सही है। जब आप डेटा सेट के ऊपर टाइम लगाएंगे आप समझेंगे कि भाई इस कॉलम का मकसद क्या है, बिकॉज वी आर करंटली डूइंग अ स्टडी एंड द डेटा सेट इज़ ऑलरेडी नोन। मैं ये डेटा सेट पहले पढ़ा चुका हूँ, इस तरह से मुझे पता है कि इसको और गाड़ियों का डेटा जिन लड़कों को पता है तो उनको उसका कॉन्टेक्स्ट है कि बोर जो है या हॉर्स पावर जो है वो फ्लोट में क्यों होगी। राइट। But I appreciate the questions. It just means that you are trying to learn and understand, so keep them coming. Anyone else have any questions before we start diving deeper into the lesson? No? चले
तो यहाँ पे हम डेटा को स्टैंडर्डाइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेटा जो है वो यहाँ पे हमारे पास सिटी माइल्स पर गैलन और हाईवे माइल्स पर गैलन में हमें बोल रहा है कि भाई 21 माइल्स पर गैलन हमें, तो एक गैलन में हम 27 माइल्स ट्रैवल कर सकते हैं। बट व्हाट आई वांट कि मैं 1 लीटर में या 10 लीटर में कितना ट्रैवल कर सकता हूँ, तो मैं उसको क्या करूँगा, इसका कन्वर्जन का फार्मूला लिखा हुआ है मैंने। एक नया कॉलम बनाऊँगा जिसका नाम मैंने रख दिया सिटी लीटर बाय 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय अपना सिटी माइल्स पर गैलन का जो कॉलम है उसको 235 से मैंने डिवाइड करवा दिया। तो 235 डिवाइड बाय सिटी माइल्स पर गैलन, तो जितनी भी वैल्यूज हैं वो 235 से डिवाइड होंगी, तो मेरे पास लीटर बाय 100 किलोमीटर का इक्विवेलेंट आ जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे डेटा सेट को देखूंगा तो मेरे पास अगर सिटी के अंदर माइल्स पर गैलन 21 था, मतलब 21 माइल आपको दे रहा था पर गैलन, तो वो आपको 100 के अपना 11 किलोमीटर पर लीटर दे रहा है, या 11 लीटर्स पर किलोमीटर दे रहा है आपको। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज कन्वर्ट हाईवे माइल्स पर गैलन इनटू हाईवे लीटर बाय 100 किलोमीटर। जल्दी से करें और मुझे लिख के बताएं। डन। सो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए मुझे डेटा की कंप्लीटनेस चाहिए कॉलम की, मगर कॉलम कंप्लीट नहीं है, 30% डेटा मिसिंग है, तो उस डेटा को, मिसिंग डेटा को मैं मीडियन या मीन से रिप्लेस करके एक नॉर्मल बिहेवियर ला सकता हूँ कि भाई लेट्स से कि मेरे पास ये डेटा नहीं है, तो नॉर्मली बिहेवियर क्या होता है कस्टमर का, उस नॉर्मल बिहेवियर से इस मिसिंग डेटा को रिप्लेस कर दो। एंड उसके बाद हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पे चले जाते हैं। अगेन, predictive analytics is an estimation of the future, and it is never certain, right? You are accurate to a certain degree or a certain percentage. So we need to be as concrete as possible when making those predictions. So we make those predictions by looking at the pattern and behavior of the data, and the best central tendency of the data is explained by its mean and median. So when you replace missing values by mean and median, you're typically saying that replace these data with the normal behavior of the population, and then use this for predictive analytics. And usually we are doing this for 10% or 20% of the missing data. If it is more than that, then we apply different techniques. Okay. तो थैंक यू शरियार, आपने ये सवाल पूछा मुझसे। आई होप कि आपको जो पढ़ाया है, जो कोड वगैरह, वो पढ़ना आ रहा है, पढ़ना आ रहा है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी मुस्तफ़ा। सर सॉरी, हेड कॉलम हेड फंक्शन किस लिए हमने यूज किया? df.head जब आप लिखते हैं तो उससे आपके पास नीचे जो यहाँ पे आउटपुट बना हुआ है, आउटपुट आता है, शुरू की कुछ रोज आपको दिखाई देती है डेटा की। हेड मतलब कि आप डेटा की शुरू की कुछ रोज आउटपुट कर दो। सर क्वेश्चन है, ये 235 से हमने डिवाइड क्यों किया? यार मैं नहीं बताऊंगा ये जवाब, अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। ऐसा कन्वर्जन रेट सवाल लिखा हुआ है, मतलब जस्ट रीड इट, राइट? नहीं सर, मतलब वो तो समझ आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1.6 माइल्स इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। 235 इज, यार वी आर गोइंग इनटू द टेक्निक्स, आई एम नॉट गोना गो कि भाई लीटर और उसका क्या फर्क होता है। जो मैंने वैल्यू दी हुई है उससे बस अभी रिप्लेस कर दो, लीटर बाय 100 किलोमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? तो बस उस मैट्रिक को भी रख लो। मैं अब उस, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक। सर आई हैव अ क्वेश्चन टू। जी, वी आर यूजिंग डिफरेंट कमांड्स एंड फंक्शंस, तो वो उनकी फंक्शनैलिटीज की डेफिनेशंस और उनको, मतलब आपको तो याद है कि मैं ये सब लगाऊंगा तो फॉर एग्जांपल वैसे ये आउटपुट ले लूंगा, तो ये इस तरह की चीजें हमें कहाँ मिल सकती हैं और कैसे इसको रीड कर सकते हैं? नंबर 1 आपको वीडियो मिल जाएगी, नंबर 2 आपके पास ChatGPT है। नहीं, अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी क्यूरी है जो कि अब हमारे लिए नई है, कोई जिसमें मैंने आपसे भी नहीं पढ़ी, मैं अपने डेटा पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब मुझे डॉक्यूमेंटेशन होती है, पांडास की लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन होती है। आप ChatGPT से बोलें कि मुझे पांडास की डॉक्यूमेंटेशन दे दो, सारे उसके अंदर जो फंक्शंस हैं उनकी डिस्क्रिप्शन दे दो, वन लाइनर, तो आपको बना के दे देगा। ओके, नॉर्मलाइजेशन। Normalization is getting data into one normal format. Let's say आपके पास, आप लोग इमिग्रेशन कर रहे हैं और आपने IELTS एंड TOEFL दिया, ठीक है?
आइल्स का ग्रेडिंग मार्क और टोफल का ग्रेडिंग बेंच मार्क डिफरेंट होता है, बट देर बोथ एक्सेप्टेबल tests for immigration purposes. So how would I determine whether your IELTS score is better than my TOEFL score? वहाँ पे मुझे फिर डेटा को नॉर्मलाइज करना पड़ता है. यूजुअली हम नॉर्मलाइज करने का एक बहुत स्टेटिस्टिकल मेथड होता है जी स्कोर कैलकुलेट करना. आई नो आप लोग स्टैट्स में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बट उसके अलावा हम एक और काम करते हैं कि हम जो है वो डेटा को परसेंटेजेस के अंदर भी कन्वर्ट कर देते हैं. यहाँ 0 से लेके 1 के अंदर डेटा को ले आते हैं, 0 से 1 की रेंज के अंदर ले आते हैं, विच बेसिकली गिव्स इट द शेप ऑफ अ रेशो. So ratio is basically a proportion of the whole column. तो like let's say कि एक कॉलम है, उसकी मैक्स वैल्यू से आपने उसकी हर वैल्यू को डिवाइड करवा दिया, तो पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये इस पूरे कॉलम के अंदर क्या प्रोपोर्शन रखता है. तो उसके बाद वो जो मैक्स वैल्यू से वो डिवाइड हो जाएगा, सबसे बड़े डिनोमिनेटर से वो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सारी वैल्यू 0 से लेकर 1 की रेंज के अंदर आ जाएंगी, एंड इट विल गिव अस अ मोर नॉर्मलाइज्ड स्केल टू विजुअलाइज डेटा, टू अंडरस्टैंड डेटा. ओके. So normalization is a process of transforming values of several variables in a similar range. Typical normalization includes scaling the variable so that the variable average is 0 and the variance is 1. So scaling variable or scaling variable so the variable values ranges from 0 to 1. So yeah, so I'm going to be doing the second part. ये वाला. To demonstrate normalization, let's say we want to scale the columns length, width and height. मुझे इन तीनों को normalize करना है. Would like to normalize those variables so the values ranges from 0 to 1. तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो आपकी सेल की करंट वैल्यू है उस वैल्यू को आप उस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करवा दें. तो हमने क्या बोला कि भाई लेंथ के डेटा सेट के अंदर लेंथ की हर वैल्यू को उसकी मैक्स से डिवाइड करवाओ और स्टोर कर दो. विड्थ के साथ भी यही करो. मैं जब इसको रन करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यूज़, मैं यहाँ पे df को अगर कॉल करता हूँ तो लेंथ का है मेरे पास एरिया. देखिए लेंथ अब 0.8 इस तरीके से लिखी हुई है, 0.8 to 0.84. तो मेरे पास एक स्केल, इसका स्टैंडर्ड स्केल हो गया. हाइट के लिए आप लोग कर लीजिएगा, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, उसको बाद में कर लीजिएगा. Here we can see normalized length, width and height in a range of 0 to 1. Binning. Binning is a concept of grouping numeric data. सही, अगर हमारे पास कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं और उनके हमने कुछ बिन्स बनाने हैं. लेट्स से कि भाई जिन बच्चों के 70 से लेके 75 मार्क्स है उनका बी है, 75 से लेके 82 तक का बी प्लस है, 82 से लेके 85 से लेकर 100 तक जो है वो ए है. सही है. तो ये मैंने 3 बिन्स बना दिए. तो हाउ वुड आई डू दिस? लेट्स से हॉर्स पावर है हमारे पास है. हॉर्स पावर को हमने यहाँ पे प्लॉट किया मैटप्लॉटलिब से. ठीक है. यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है और एक्स एक्सिस पे हॉर्स पावर की वैल्यू आ रही है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हॉर्स पावर की जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा वो डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी कितने हॉर्स पावर की गाड़ी है? बिटवीन 50 to 100 लो हॉर्स पावर की गाड़ी है. ठीक है. और उसके बाद फिर 100 to 150 उससे कम है, 150 to 200 उससे कम है और सबसे कम 250 है. ये मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है. तो मैं इसके ग्रुप्स बना सकता हूँ. ग्रुप कैसे बनाऊंगा? वी वुड लाइक 3 bins of equal size bandwidth, so we apply line space. एक फंक्शन है line space. line space बेसिकली क्या करता है कि आपके डेटा के बिन्स बना देता है या लाइक बेसिकली उसको तोड़ देता है, उनके अंदर स्पेस दे देता है. हम लोग स्टार्ट वैल्यू देंगे, एंड वैल्यूज देंगे और हम नंबर्स जनरेटेड देंगे. इसके 3 पैरामीटर्स आते हैं. सिंस वी वांट टू इंक्लूड मिनिमम वैल्यू ऑफ हॉर्स पावर, वी वांट टू सेट द स्टार्ट वैल्यू टू मिनिमम df हॉर्स पावर. मिन का कमांड यूज करेंगे और df हॉर्स पावर की मिनिमम वैल्यू स्टार्ट वैल्यू के अंदर दे देंगे. एंड वैल्यू के अंदर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे क्योंकि हमें पूरी रेंज चाहिए. और हमें कितने बिन्स चाहिए? हमें 3 बिन्स चाहिए. तो हम इसको 4 डिवाइड करें, 4 इक्वल डिवाइडर्स इसके ऊपर लगा देंगे. अब आप पूछ रहे होंगे सर 3 में तोड़ना है तो हम 4 डिवाइड क्यों करेंगे? तो अभी उसको देखें. मैंने जब ये कमांड दिया np.linespace, यानी numpy की लाइब्रेरी के अंदर linespace का कमांड है. पहला मैंने क्या दिया? मिनिमम हॉर्स पावर, मैक्सिमम हॉर्स पावर और 4. तो मेरे पास 4 वैल्यूज जनरेट हुई. मिनिमम वैल्यू 48. ठीक है. उसके बाद फिर एक रेंज आई 119, फिर 190 और फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 262. तो मेरे पास 3 ग्रुप्स बन गए. पहला ग्रुप 48 से लेके 119 तक का, दूसरा ग्रुप 119 से लेके 190 के दरमियान का,
और तीसरा ग्रुप 190 से लेके 262 के दरमियान का। तो दीज आर 3 ग्रुप्स बाय 4 वैल्यूज। अंडरस्टैंड? या पहले ग्रुप का नाम हमने रख दिया लो, जो कि 48 से 119 है। दूसरे ग्रुप का हमने नाम रख दिया मीडियम, जो कि 119 से 190 है। और 190 से 262 तक जिस ग्रुप में गाड़ी आएंगी उसका नाम होगा हाई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम अब एक नया कॉलम बनाएंगे हॉर्स पावर बिन के नाम का, और उसके अंदर पांडास का कट कमांड इस्तेमाल करके हॉर्स पावर की कॉलम को कट करेंगे किसके ऊपर, जो हमने ये बिन्स की वैल्यू जनरेट की है यहाँ से। तो ये 4 इन वैल्यूज के ऊपर 48 से लेके 19, 119 से लेके 190, 190 से लेके 260 पे ये 3 कट्स मार देगा। और जो लेबल्स मैं लगाऊंगा इनके, मतलब जो मैं बेसिकली जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी रेंज बन रही है 3, उनके मैंने नेम्स का लगा दूंगा। जो मैंने यहाँ पे ग्रुप नेम का एक एरे बनाया था वो उससे रिप्लेस हो जाएगा। और इंक्लूड लोएस्ट इज इक्वल्स टू ट्रू। अब देखें 111 है तो वो लो है, उसको लो का लेवल आ गया। 154 मीडियम है। सही है? इस तरीके से मेरे पास ये डेटा आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर ये इसको पता कैसे चला कि लो में कौन सी वैल्यू डालनी है? आपने कोई कमांड तो दी है, आपने तो ग्रुप नेम डिफाइन किया। ये क्या है सर इस लाइन का नीचे ग्रुप नेम वाली लाइन से कोई क्या कनेक्शन है, ये समझ नहीं आ रहा। बेटा? यहाँ पे ये वाला जो मैंने कमांड है इसको मैंने स्टोर कहाँ पे करवाया है? बेंज में। बेंच में स्टोर हो गया। ठीक है, मैंने कट किसकी बेसिस के ऊपर किए? ओके ओके सही है, ठीक। यार कोई और सवाल? सर ये 119 और 190 की वैल्यू इसने कैसे कैलकुलेट की? ये बेसिकली रेंजेस बना देता है, आप डिस्ट्रीब्यूशंस बना देता है खुद ही इंटरवल्स को देखकर लाइन स्पेस का कमांड, ताकि आपको ना बनानी पड़े। ओके ओके। एनी मोर क्वेश्चंस? सर अगर लाइन स्पेस की कमांड ना डालें, सिर्फ मिनिमम और मैक्स लिखें, ये सिर्फ मिनिमम और मैक्स देगा हमें। जाहिर। ओके ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डेटा को हमने कंटिन्यूस से क्या बना दिया, कैटेगोरिकल बना दिया। और अब हम इसकी वैल्यू काउंट देखते थे। तो लो हॉर्स पावर की गाड़ी हमारे पास 151 है डेटा के अंदर, मीडियम 43 है और हाई 5 है। सही है? तो हमें ग्रुपिंग भी अक्सर करनी होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है, तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो ये हमारे पास 3 इंटरवल्स आ गए और उसको हमने बार चार्ट के अंदर विजुअलाइज कर दिया। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन? सर ऊपर हमने एक जगह कमांड यूज किया था सम का, जहां हमें फाइंड आउट करना था कितनी मिसिंग वैल्यू है। और अगर यहाँ हम काउंट करते हैं तो हम वैल्यू काउंट यूज करें। हाँ, तो बेसिकली सम जो होता है वो हम लोग न्यूमेरिक कॉलम्स के लिए कर रहे होते हैं, और वो इस नल जो है ना, वो कमांड में इस नल लगा के सम कर रहा था। तो वो इस नल बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको हम सम कर लेते हैं कि जितनी भी ट्रू वैल्यूज हैं उनका सम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हॉर्स पावर बिन जो है ना, ये हॉर्स पावर बिन वैल्यू काउंट्स क्या करता है, वैल्यू काउंट्स ये करता है कि उसके अंदर जितने भी लेवल्स थे ना, लो मीडियम हाई, उनके अगेंस्ट उनकी वो जितने भी यूनिक लेवल्स थे वो कितनी दफ़ा डेटा के अंदर अपीयर हुए वो उनको काउंट करके बताता है। सही है? तो अगर हमारे पास क्वालिटेटिव कॉलम है जैसे हॉर्स पावर बिन, उसकी हमने देखा यूनिक वैल्यूज कितनी आई हैं, तो वो हर यूनिक वैल्यू के अगेंस्ट उसकी काउंट बता देता है, वैल्यू काउंट्स। क्लियर? सही है, मतलब सम इज फॉर बाइनरी वैल्यूज और उसके ऊपर सम इज फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज, सम इज फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज wherever you want to calculate the sum. So the difference between sum and count is that मैं आपको बता दूँ सम और काउंट का फर्क क्या है। काउंट का जो फॉर्मूला होता है कंप्यूटर के अंदर वो होता है काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। सही है? प्रीवियस वैल्यू के अंदर 1 ऐड करते रहो, तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3। whereas सम जो होता है वो होता है सम प्लस वैल्यू। सो सम के अंदर सम प्लस वैल्यू हो सकती है, मतलब सम अगर पहले इनिशियली 0 था तो सम जो है 0 + 5 5 हो जाएगा। फिर सम इज इक्वल्स टू, अब आपके पास सम की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब सम इज इक्वल्स टू 5 + 2 7 हो गया। सो इट्स नॉट ऑन अ रिपीटेटिव लेवल, रादर के जो भी वैल्यू आ रही है वो उसके अंदर ऐड होती जा रही है। तो सम और काउंट का ये फर्क होता है। सही है? हम वहाँ पे सम इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे हम लोग इस नल का कमांड यूज़ करते थे, तो इस नल के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री आप सम यूज़ कर सकते हैं। मगर नो द डिफरेंस कि आप लोग सम और मीन को कहाँ इस्तेमाल, सम और काउंट का डिफरेंस क्या होता है। क्लियर है? लास्ट कॉन्सेप्ट इंडिकेटर वेरिएबल। अभी हम लोगों ने कैटेगोरिकल कंटिन्यूअस डेटा को कैटेगोरिकल में तब्दील किया। ठीक है?
बट व्हाट इफ वी वांटेड टू डू द अदर वे अराउंड, हमारे पास एक कॉलम है जिसके अंदर 2 डोर और 4 डोर है, सही है? लेट मी जस्ट फर्स्ट शो यू। सो लेट्स से हमारे पास एक डेटा है जिसकी कुछ रोज हैं, सीरियल नंबर और लेबल, ठीक है? 0 जो है वो है रेड, 1 जो है वो है ग्रीन, 2 जो है वो है ब्लू, 3 जो है वो भी है रेड, 4 भी रेड है, 5 भी रेड है एंड 6 जो है वो ग्रीन है, सही है? मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई प्राइस जो है क्या वो गाड़ी के कलर के ऊपर इम्पैक्ट करती है कि नहीं करती है। जब मैं प्राइस को प्रिडिक्ट करूंगा बेस्ड ऑन अ लेबल, तो मुझे सबसे पहले मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो एरर थ्रो करेगा कि टेक्स्ट डेटा के ऊपर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, सही है? तो आई नीड टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर डेटा in a format that can be aggregated or computed, सही है? तो here comes the concept of indicator variable और one hot encoding। तो one hot encoding क्या करता है, वो इस डेटा को कन्वर्ट कर देता है। तो सीरियल नंबर, लेट्स से सीरियल नंबर हमारे पास क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है? अब इसके अंदर जितने भी लेबल्स थे ना, वो लेबल्स सारे के सारे यूनिक लेबल्स का, हर यूनिक लेबल का कॉलम बन जाएगा। लेबल अंडरस्कोर रेड एक यूनिक कॉलम बन गया, लेबल अंडरस्कोर ब्लू एंड देन लेबल अंडरस्कोर ग्रीन एक और कॉलम बन गया। अब क्या होगा कि बताएं, पहली कार क्या थी, रेड थी, ब्लू थी, ग्रीन थी? तो रेड का कॉलम जो है, रेड की जो रो है वो 1 हो जाएगी और बाकी दोनों 0 और 0 हो जाएंगे। अगली गाड़ी के कलर क्या था, ग्रीन 1 होगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, ओके? थर्ड क्या था, ब्लू, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अगली कौन सी, अगली 3 गाड़ियां क्या है, रेड, ये 1 हो गया, बाकी 0 0 1 0 0। तो ये रो लेवल पे जाके जहाँ पे आपको जो लेबल होगा उस लेबल के कॉलम को 1 कर देगा, बाकी सारे लेबल्स को 0 कर देगा। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, मैं वेटेज कैलकुलेट कर सकता हूँ और फिर मैं देख सकता हूँ कि भाई रेड का इम्पैक्ट, ब्लू का इम्पैक्ट या ग्रीन का इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर किस तरीके का। तो यहाँ पे अब मेरे पास ये डेटा जो है, मैं इसको काउंट कर सकता हूँ, मैं इसका सम ले सकता हूँ उस कॉलम का, मैं एवरेज कर सकता हूँ, व्हाटएवर। अंडरस्टैंड? वन हॉट एनकोडिंग समझ में आया क्या होता है? सर एक क्वेश्चन है, जी। अगर हम रेड, ब्लू और ग्रीन को नंबर्स असाइन कर दें 1 2 and 3 और उनको एक ही कॉलम में रहने दें, फिर हम इम्पैक्ट नहीं देख सकते हैं नहीं प्राइस? नहीं, बिकॉज द पॉइंट इज कि तुमने उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर दी, मगर वो है तो कैटेगरी ना, तुम उस कैटेगरी को न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तुमने बोला कि सर रेड जो है वो 1 है और ग्रीन जो है वो 2 है और ब्लू जो है वो 3 है, यही बोल रही हो ना? अब जब मैं उसको सम करूंगा तो उसका सम तो डिफरेंट आएगा। अगर मैं इस पूरे कॉलम का एवरेज लूंगा तो भी डिफरेंट आएगा, मतलब 3 + 2 + 1 is 5, बट दैट इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉलम, राइट? समझ में आ रही बात, आ रही भाई, नहीं आ रही? काइंड ऑफ। You are just replacing that label with a number, but in reality that number is also a label, right? But here you are saying that this is 1 and the others are 0. So for this particular column तुम red का अलग से स्टेटिस्टिक निकाल सकती हो। आई समझ? अच्छा, तो मतलब फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1 पे एक गाड़ी है, फिर 4 पे एक गाड़ी है, तो वो ओवरऑल अगर हम उसको काउंट करते हैं तो वो 2 3 गाड़ियां बन जाती हैं। Yes. Is that right? Yes.
क्लियर? लेकिन फिर उसका इम्पैक्ट प्राइस पे कैसे देखेंगे? मतलब हम इसका मीन वगैरह निकालेंगे और हम प्राइस लोग का मीन मैं अभी निकालेंगे। एनालिटिक्स पे आऊँगा, सही है? थोड़ा सा 9:30 तक मैं शायद क्लास की थी, तो मैं एनालिटिक्स पे जब आऊँगा तो मैं बताऊँगा कि भाई कोरिलेशन क्या होता है। फिर आप उसमें देखेंगे कि भाई हर पर्टिकुलर कॉलम का जो जिस कॉलम को हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं उससे कोरिलेशन होता है। तो अगर रेड का इम्पैक्ट जो है प्राइस के ऊपर वो पर्टिकुलरली ज़्यादा होगा तो लेबर अंडरस्कोर रेड का कोरिलेशन हाई आ रहा होगा उसके साथ, सही है? तो वी विल डिस्कस दैट लेटर। यहाँ पे हमने फ्यूल टाइप का एक कॉलम बनाया और जो है उसके अंदर गेट डमीज का कमांड से हमने उसको 0 और 1 के अंदर तब्दील कर दिया, सही है? तो फ्यूल टाइप का जो कॉलम था उसके अंदर डीजल और गैस दो कॉलम्स थे। अब वो डीजल और गैस पे जहाँ पे गाड़ी गैस वाली है वहाँ पे 1 आ रहा है और डीजल 0 आ रहा है, और जहाँ पे डीजल होगा वहाँ पे वो उसको एज डीजल दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैं अगर बोलूँ कि भाई डमी अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर 1 डॉट या के अंदर जो डीजल का कॉलम है उसकी वैल्यू डॉट काउंट्स क्या है? सर ये हॉट स्पॉटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, दोबारा रिपीट कर सकते हैं मेरा थोड़ा सा जरा अपने कंफ्यूजन। अच्छा, वैसे अब मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरे पास 0 का मतलब है कि डीजल वाली गाड़ी नहीं है और 1 का मतलब है डीजल वाली गाड़ी है। तो ज़्यादातर मेरे डेटा सेट के अंदर कौन सी गाड़ी है जो गैस पे चलती है, बिकॉज डीजल इज 0 तो दी अदर ऑप्शन इज गैस। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ by one hot encoding is basically converting a categorical data data with labels into a continuous data where it can become aggregatable. Okay, so what one hot encoding does is that it converts each unique label in a particular column as separate columns. तो यहाँ पे इस कॉलम के अंदर ईच एक एक रो थी, रेड ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन ब्लू। तो जो यूनिक वैल्यूज थी लेबल की वो सारी अलग अलग कॉलम बन गई। तो एक कॉलम बन गया लेबल अंडरस्कोर रेड, लेबल अंडरस्कोर ब्लू, लेबल अंडरस्कोर ग्रीन। पहली गाड़ी जो थी वो रेड कलर की थी, तो सीरियल नंबर 0 पे जो गाड़ी थी वो रेड थी, तो रेड 1 हो गया, बाकी दोनों 0 हो गए। सीरियल नंबर 1 पे जो गाड़ी थी वो ग्रीन कलर की थी, तो ब्लू और रेड 0 हो गए और ग्रीन 1 हो गया। सीरियल नंबर 3 पे जो गाड़ी थी वो ब्लू कलर की थी, सॉरी, हाँ तो तीसरी गाड़ी जो थी वो ब्लू कलर की थी, तो ब्लू 1 हो गया, बाकी दोनों 0 0 हो गए। ये कॉन्सेप्ट जो होता है वन हॉट एनकोडिंग कहलाता है। समझ में आ गया शरिया? सही है सर। आगे आपने क्या इसके एनालिटिक्स में है वो आप बाद में एक्सप्लेन करेंगे तो मेरे ख्याल से देन जो है वो जी राफे, हमारा कॉन्सेप्ट। सर ये डमी वेरिएबल्स को थोड़ा रिपीट करते हैं यही जो तो भी आपने रिसेंट। यही तो बताया अभी, जो मैं शरिया को बताया था वही वही है। डमी वेरिएबल कमांड है वन हॉट एनकोडिंग का। ओके ओके, बस उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने कॉनकैट का कमांड इस्तेमाल किया। कॉनकैट क्या होता है कि वो लास्ट जगह पे नई वैल्यू को अपेंड कर देता है या डाल देता है। तो डेटा फ्रेम के अंदर जो डमी वेरिएबल का कॉलम बना था उसके उसके वो कॉलम एक्सेस इक्वल्स टू 1, मतलब उस कॉलम को पूरा ऐड कर दो, और फिर फ्यूल टाइप का जो कॉलम था ओरिजिनल उसको डिलीट कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास ये देखिए डीजल और गैस के दो कॉलम्स आ गए, और फ्यूल टाइप के अंदर जो डीजल और गैस का लेबल था वो हट गया। अब यहाँ पे डीजल और गैस को बता रहा है कि भाई ये गाड़ी डीजल है कि गैस है। क्लियर? एक्सेल में भी कैट का एक ऑप्शन होता है ना, उसमें तो आई थिंक मर्ज कर देते हैं दो कॉलम्स को। मर्ज ही होता है, मतलब बेसिकली व्हाट इज डूइंग इज कंकैटिनेशन हाँ, मींस कि अलग एडिंग टू स्ट्रिंग्स टुगेदर, राइट? सो हमारा पूरा डेटा फ्रेम था, उसके एंड में हमने डीजल और गैस का भी कॉलम ऐड कर दिया। सही। दिस इज इट फॉर द लेसन। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोगों ने जो है वो खुद करने हैं, ये कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर फाइनली df.to क्लीन CSV आपके पास, इसको जब आप रन करेंगे तो आपके पास एक CSV फाइल या एक्सेल फाइल बन जाएगी, और आपके पास यहाँ पे जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे डेटा सेट आपका क्लीन हुआ आ रहा होगा, उसको आप चाहें तो डाउनलोड करके देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द होल ट्यूटोरियल। डेटा क्लीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन डेटा एनालिटिक्स, और ये पूरी एक डेटा की फील्ड है जिसको हम डेटा इंजीनियरिंग कहते हैं। एंड डेटा इंजीनियर्स आर पेड अ शिट टन ऑफ मनी टू जस्ट डू व्हाट आई जस्ट टॉट यू टू डू ऑन अ वेरी बिगर स्केल। ठीक है, टेक्निक्स यही होती हैं, डेटा का स्केल चेंज हो जाता है, डेटा का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, डेटा की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो उस हिसाब से फिर उनको काफ़ी हेफ्टी अमाउंट पे किया जाता है टू फॉर्मेट द डेटा। कोई सवाल? जी मुस्तफ़ा।
सर आपने कोड में कहीं ऊपर बताया था कि डीजल को 0 वैल्यू देनी और गैस को 1 देनी। नहीं, डमी वेरिएबल ऑटोमेटिकली कर देता है ना। सही। डीजल और गैस मतलब बेसिकली फ्यूल टाइप एक कॉलम था, उसके अंदर डीजल गैस लेबल्स थे। तो जो गाड़ी गैस वाली थी तो वहाँ पे गैस 1 हो गया, डीजल 0 हो गया। क्लियर? सही। जी शरिया। सर अगर 2 से ज़्यादा चीज़ें हो तो फिर क्या कहते हैं, वो डमी वेरिएबल 0 1 के अलावा कोई और भी डिजिट यूज़ करेगा या मैंने यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन में कितने लेबल्स थे मेरे पास? आपके पास 3 थे तो वो और नंबर्स दे देगा। वो उतने जितने लेबल्स थे उतने कॉलम बनाएगा और ओके, 10 10 10 मार्क करता जाएगा। बस जो पहली गाड़ी रेड थी तो उसने रेड को 1 कर दिया, बाकी सबको 0 कर दिया। ओके, ओके। और कोई सवाल? चले भाई, data cleaning is complete. Let's take 5 and then regroup. I will teach for 20 more minutes about data analytics. वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो पेपर में आएंगी and then we will call it a day. Okay? Let's meet after 5 minutes. अच्छा, हम लोगों ने इससे पहले ये वाली प्रेजेंटेशन, ये वाली स्लाइड्स कवर नहीं करी है, राइट? ठीक है। नो सर। So this is like introduction to data analytics. अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा अब हम लोग थियोरेटिकली देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा हमारे पास जितने भी कॉलम्स होते हैं उनको हम वेरिएबल भी कहते हैं। और वेरिएबल की दो किस्में होती हैं, या तो वो न्यूमेरिकल होता है या कैटेगोरिकल होता है। इन अदर वर्ड्स, या तो वो क्वांटिटेटिव होता है जिसको हम एग्रीगेट कर सकते हैं, या वो क्वालिटेटिव होता है जिसकी बेसिकली हम लोग यूनिक लेबल्स बना सकते हैं। अंडरस्टूड? So numerical can take on numerical values, sensible to add, subtract, take averages with these values. Categorical क्या होता है? Take on limited number of distinct categories. Categories can be identified with numbers, but not sensible to do arithmetic operations. ये बातें अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो अलीबा ने भी सवाल किए थे उनके थ्रू देखा कि क्या उसका कॉन्सेप्ट है। अब न्यूमेरिकल के दो तरीके की डेटा होता है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यूजुअली फ्लोट के डेटा टाइप का होता है एंड कैन टेक ऑन एनी ऑफ एन इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज, whereas discrete values can be take on one of a specific set of numeric values. Discrete जो होता है वो बेसिकली जैसे आप लोगों को स्टूडेंट आईडी मिलती है, इट इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू बट इट इज़ अ डिस्क्रीट वैल्यू। वो एक वैल्यू जो होती है वो आपकी एक इंसान को जो है वो आइडेंटिफाई करती है, तो वो डिस्क्रीट होती है। ओके, तो यूजुअली जो हम लोग सब्ट्रैक्शन एडिशन कर रहे होते हैं, डिविजन कर रहे होते हैं, वो कंटिन्यूस वैल्यूज को ही कर रहे होते हैं। डिस्क्रीट को यूजुअली हम लोग लेबल्स के लिए ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैटेगोरिकल की भी दो अकसाम होती हैं, एक होता है रेगुलर कैटेगोरिकल जिसको हम लोग नॉमिनल भी कहते हैं, और दूसरा होता है ऑर्डिनल जिसके अंदर लेवल ऑफ हायरार्की होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो ग्रेड्स होते हैं, क्या ए ग्रेड बी से बेहतर है? क्या उसके ऊपर कोई लेवल ऑफ प्रेसिडेंस रखता है? यस। तो अगर ऐसा डेटा है जो कि एक लेवल दूसरे लेवल के ऊपर प्रेसिडेंस रखता हो तो वो ऑर्डिनल डेटा होता है। इसी तरीके से आपके पास ऑर्डिनल डेटा की मिसाल है कि आप कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर काम करते हैं तो आपके पास रैंक्स होते हैं। मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर के ऊपर डायरेक्टर होता है। तो ये जो लेवल्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर फोकस रखते हैं, तो वो ऐसा कैटेगोरिकल डेटा ऑर्डिनल कहलाता है। वेयरएज नॉमिनल या कैटेगोरिकल डेटा जैसे रेड ब्लू ग्रीन अगर मैं गाड़ी को दे रहा हूँ तो वो कलर जो है वो किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं रखता, तो वो नॉमिनल डेटा कहलाता है। ओके, यानी लेबल्स के अंदर आपस में कोई इनहेरेंट लेवल ऑफ इनहेरेंट ऑर्डरिंग नहीं है, तो फिर वो नॉमिनल कहलाता है। कोई सवाल यहाँ तक? अब हम बात करते हैं कोरिलेशन की। हम लोग जब डेटा को देखते हैं तो या तो हम किसी एक कॉलम को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं या हम मल्टीपल कॉलम्स को एक्स और वाई एक्सेस के ऊपर रख के एक साथ स्टडी करते हैं। जब मैं एक कॉलम को स्टडी करता हूं तो उसको मैं कहता हूं यूनिवेरिएट एनालिसिस। जब मैं बहुत सारे कॉलम्स को दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को एक साथ स्टडी करता हूं तो वो कहलाता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। अगर आप इस डेटा को देखें तो एक स्कैटर प्लॉट है जिसकी एक्स एक्सेस के ऊपर आपको इनकम पर कैपिटा लिखा हुआ है हर पर्सन का, और वाई एक्सेस के ऊपर आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया हुआ है। तो एक्स एक्सेस की मदद से हम वाई को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास जो एक्स एक्सेस है उसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और वाई जो वेरिएबल है उसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, हम लोग और जो आप जो ये डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं ये दुनिया की सारी कंट्रीज हैं।
तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इनकम पर कैपिटा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का हम लोग रिलेशनशिप देख रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप है. टू अ वेरी सर्टन एक्सटेंट there is little to no relationship between life expectancy, but once you cross $20,000 per person, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है एकदम से. आप अगर एक कर्व देखें तो एकदम से बढ़ रहा है, राइट? तो ये जो डेटा है ये मुझे बता रहा है कि देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस. तो अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, इसको हम कोरिलेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? कोरिलेशन. कोई सवाल यहाँ तक? ओके सर कोरिलेशन जो होता है, जी मुजम्मिल बोले. सवाल ये है कि मतलब अगर हम डेटा ले रहे हैं कोई सा भी मतलब और उनका कोरिलेशन पैटर्न जो है बन रहे हैं, तो वो डेटा तो हमें मतलब रिजल्ट तो हमें जो हम ग्राफ बना रहे हैं उससे तो हमें लगेगा कि कोरिलेट कर रहे हैं, बट क्या इन रियलिटी जो है उस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल उस रिस्पॉन्स वेरिएबल अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? इसीलिए यहाँ पे ऑरेंज कलर से क्या लिखा हुआ है? कोरिलेशन नॉट कॉजेशन. व्हाट डज दिस मीन? कोरिलेशन का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप है. मतलब एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, या अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है. पॉजिटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है, नेगेटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कोई रिलेशन भी नहीं हो सकता, नो रिलेशनशिप भी हो सकता है. मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा. बट इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये कोरिलेशन जो है ये कॉजैलिटी फैक्टर भी है. सही है? लेट्स से निकोलस केज की मूवी जब भी रिलीज होती है हर साल, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रोड एक्सीडेंट्स की तादाद बहुत बढ़ जाती है. तो अगर मैं उसका स्कैटर प्लॉट करूंगा तो वो कुछ इसी तरीके का स्कैटर प्लॉट होगा कि निकोलस केज की मूवीज रिलीज हो रही हैं और जो एक्सीडेंट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है. तो यू वुड से देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन निकोलस केज मूवी रिलीज डेट्स एंड number of accidents, road accidents happening. Okay? बट क्या निकोलस केज की मूवी के रिलीज होने की वजह से लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट. दैट इज नॉट अ कॉजल फैक्टर. देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग दोज रोड एक्सीडेंट्स. वन ऑफ देम कुड बी कि निकोलस केज की मूवीज यूजुअली जो है वो समर में रिलीज होती है और समर में बारिशें होती हैं. तो बारिश का होना और रोड एक्सीडेंट का होना एक पॉजिटिव कोरिलेशन है और कॉजल फैक्टर भी है. सही है? जब बारिश होती है तो रोड एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, तो बारिश की वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं. इस कंक्लूजन पे आप पहुंच सकते हैं थ्रू स्टेटिस्टिकल एविडेंस, और आप उस बात को प्रूव भी कर सकते हैं. बट निकोलस केज की मूवीज को, इवन दो इट हैज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, बट इट अगेन देयर आर अदर फैक्टर्स कमिंग इनटू प्ले. दैट इज व्हाई वी कैन नॉट से कि दैट इज अ कॉजल फैक्टर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स. आई होप कि कोरिलेशन और कॉजेशन का फर्क पता चल गया होगा. कोई ऐसा है उसको नहीं समझ में आया? ओके. रिलेशनशिप की डायरेक्शंस होती हैं. अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक साथ ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. अगर एक्स एक्सिस आगे की तरफ जा रहा है और वाई एक्सिस नीचे की तरफ जा रहा है तो वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. ठीक है? डेटा की रिलेशनशिप की शेप भी होती है. अगर दोनों एक साथ सीधे सीधे जा रहे हैं तो वो लिनियर रिलेशनशिप होता है. मतलब दोनों जो है एक यूनिट या एक पर्टिकुलर यूनिट लेवल के हिसाब से साथ बढ़ रहे हैं. बट अगर आपके पास डेटा कर्व है, मतलब एक जगह तक कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा और एकदम से इम्पैक्ट आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप या कर्व्ड रिलेशनशिप. कि एक वैल्यू के बाद एकदम से बढ़ रहा है तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है वैल्यू. कोरिलेशन की स्ट्रेंथ होती है. सही? कोरिलेशन को जब हम मेजर करते हैं तो हम उसको मेजर करते हैं -1 से लेकर +1 तक. तो जितना आप +1 के करीब होंगे तो उसका मतलब है पॉजिटिव रिलेशनशिप उतना स्ट्रॉन्ग है. ठीक है? यहाँ पे देखें सारे डेटा पॉइंट्स करीब करीब हैं और एक साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप की निशानी है. वेर एज नीचे वाले को देखें तो एक्स और वाई एक साथ तो बढ़ रहे हैं मगर डेटा के अंदर जो है वो स्कैटर बहुत है, वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इस लाइन के करीब नहीं है ये डेटा पॉइंट्स. इसका मतलब है कि कोरिलेशन तो है मगर वीक कोरिलेशन है. डेटा के अंदर स्कैटर बहुत ज़्यादा है, रैंडमनेस का चांस बहुत ज़्यादा है. सही है? तो दिस सिंबलाइजेज अ वीक कोरिलेशन. इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, अगर कोरिलेशन दो वेरिएबल्स का 70% से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन. वेर एज अगर वो
70 से कम है तो वो वीक कोरिलेशन कहलाता है, और अगर वो 0 के करीब है तो फिर हम कहते हैं नो कोरिलेशन। ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव, अगर -70% से लेकर -100 के दरमियान है तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव रिलेशनशिप क्या है कि एक चीज बढ़ी दूसरी चीज घट रही है। उसके अलावा तीसरी चीज हमारे पास आती है आउटलायर्स। अगर आप लास्ट वाला जो है वो चार्ट देखें तो एक नॉर्मल बिहेवियर है कि एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, वाई एक्सिस घट रहा है, और सारे डेटा पॉइंट्स एक साथ हैं, मगर कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो कि नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे। सही है, वो डेटा के नॉर्मल ट्रेंड से अलग उनका जो है वो बिहेवियर है। तो ऐसे डेटा को जो कि पॉपुलेशन से डिविएट करे और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की तरह बिहेव ना करे, ऐसे डेटा को हम आउटलायर्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? Now let's talk about looking at only one column and looking at the data density. ये चार्ट आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। वाई एक्सेस के ऊपर हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है कि डेटा के अंदर कितनी दफ़ा कोई वैल्यू आई है, और एक्स एक्सेस के ऊपर हमारे पास इंटरवल होता है और हम उस बिन की वैल्यू को देख रहे होते हैं कि भाई 50 से लेकर 60 के दरमियान हमारे पास कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे 10-12 लोग हैं, और 70 से 80 के दरमियान कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे 40-50 लोग हैं। इस तरीके से हम लोग डेटा की शेप को देखते हैं और डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। हमारे पास 3 मेजर शेप्स होते हैं। पहला जो आइडियल डेटा होता है वो हमारे पास सिमेट्रिक होता है कि डेटा का जो सेंटर है, ज़्यादातर डेटा वहाँ पे अक्यूमुलेट हुआ होता है। इसको सिमेट्रिक या बेल कर्व कहते हैं या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि लेफ्ट साइड पर राइट साइड पे डेटा बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है और बीच में सबसे ज़्यादा डेटा है। मतलब आपका जो मीन है और मीडियन है वो डेटा के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। तो दैट मीन्स कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपका डेटा इस तरीके से जा रहा है कि एकदम से कम 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 फिर बड़ा हो रहा है, सही है, तो ये लेफ्ट टेल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि आपकी जो है लेफ्ट साइड से एकदम से डेटा राइज हो रहा है, और अगर लेफ्ट पे डेटा जो था वो एग्जिस्ट करता था और फिर घट रहा है तो वो राइटली स्क्यूड डेटा कहलाता है। अब इन 3 चीज़ों को तो आप लोगों ने समझ लिया, मगर इससे हम लोग इंट्यूशन क्या ड्रॉ करते हैं वो मैं बताता हूँ। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन और भी होते हैं, यूनी मॉडल, बाई मॉडल, यूनिफॉर्म, मल्टी मॉडल, बट उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड का फर्क क्या होता है, और यहाँ पे आप लोगों को मीन और मीडियन का भी फर्क पता चलेगा। सही है, अगर डेटा नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि मीन और मीडियन तकरीबन बराबर है। ठीक है, अगर डेटा लेफ्ट स्क्यूड है तो इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द डेटा जो है वो उसकी वैल्यूज कम है। जब आप एक कंट्री का जीडीपी वगैरह देखते हैं तो वो इसी तरीके से लेफ्ट स्क्यूड होता है, बिकॉज आपकी जो पॉपुलेशन होती है मेजरली वो कम कमा रही होती है, तो जो आपकी मीन वैल्यू होती है वो आपकी सेंटर वैल्यू से कम होती है लेफ्ट स्क्यूड के अंदर, और आपकी जो राइट स्क्यूड के अंदर आपका जो मीन होता है वो आपका मीडियन से बड़ा होता है। वाई? बिकॉज आपकी सबसे ज़्यादा वैल्यूज जो हैं वो राइट साइड पे एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरीके से आपकी मेजर ऑफ स्क्यूनेस आती है। इससे हम लोग क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं स्क्यूनेस से, कि स्क्यूनेस से हमें एक और बात पता चलती है कि हमारे डेटा के अंदर आउटलायर्स किस तरफ है। सही है, यहाँ पे एक और हमारे पास प्लॉट होता है जिसका नाम हम कहते हैं बॉक्स प्लॉट। सही है, बॉक्स प्लॉट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई आउटलायर्स एंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द डेटा। व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज? बेसिकली डेटा का 25%, 50th परसेंटाइल और 75th परसेंटाइल कहाँ लाया करता है। तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर जो है ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये 25th परसेंट ऑफ द डेटा होता है। ये जो ये लाइन खींची हुई है मीडियन होता है 50% ऑफ द डेटा होता है, और ये 75% होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 25% ऑफ द पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, यहाँ से यहाँ तक 70% करती है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 100% पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। अब 25 नहीं होगा?
25 से 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100. Yeah, so 25% Yes. from 75 to 100. यस, सही है. इसको हम इंटर, और जो ये बॉक्स के अंदर होता है इसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं. अब इस डेटा की जो ये बॉक्स प्लॉट के जो आखिरी विस्कर्स हैं, ये जो अपर विस्कर और लोअर विस्कर है, इसके बाहर जो भी डेटा होता है वो नॉर्मल डेटा की तरह बिहेव नहीं कर रहा होता और वो आउटलायर कहलाता है. ठीक है. तो मीडियन अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ज़्यादातर डेटा जो है वो लेफ्ट की तरफ होता है, ज़्यादा वैल्यूज़ लेफ्ट की तरफ होती हैं, और एंड में जो है वो वैल्यूज़ राइट की तरफ एकदम से बढ़ती हैं. तो मीडियन जो होता है आपका 50th परसेंटाइल पे वो हाई होता है, और ओवरऑल जब आप सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं मीन की तो वो कम आ रही होती है. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि उसका मीडियन कम है. ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो 0 से लेकर 2000 के दरमियान एग्जिस्ट करती है. फिर कुछ पॉपुलेशन जो है वो लग्जमबर्ग, मकाओ, कतर यहाँ पे एग्जिस्ट करती है. तो जब मैं इसका मीन लूँगा तो इवन दो द ट्रू पॉपुलेशन लाइज, या ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो 0 से 20,000 के दरमियान लाई करती है, मगर इसका जो मीन आएगा वो इस वैल्यू से बड़ा होगा. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है. बाकी लोग सो रिपीट करते हैं. आई समझ? तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें क्या बता रही है, और हमें फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या प्री प्रोसेसिंग करनी है, किस तरीके से डेटा को हैंडल करना है. मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मीन और मीडियन को कहाँ इस्तेमाल करना होता है. तो ये आप डिस्ट्रीब्यूशन पहले देखते हैं डेटा की, और फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपने मीन को इस्तेमाल करना है या मीडियन को इस्तेमाल करना है अपने फर्दर एनालिसिस के लिए. यहाँ तक क्लियर है? भाई क्लियर है सब? यस. कोई सवाल? नो क्वेश्चंस? चले, दिस वाज इट फॉर टुडे. मैं ये लेक्चर को मैंने स्टॉप कर देता हूँ, आप लोगों की रिकॉर्डिंग. मेजर ऑफ सेंटर